हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अपना नया टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इनवर्टिब्रेट्स की जो सीरीज़ चल रही थी उसके भी वीडियोस आएंगे और वो वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, और जेनेटिक्स भी हमारा जो चल रहा है उसकी भी आगे वीडियोस आएंगे और जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, जो कि इम्पॉर्टेंट है और सारे टॉपिक्स की हमें साथ साथ में स्टडी करनी है, इसीलिए हम कुछ कुछ सारे टॉपिक्स को एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले हमें थ्योरीज के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, या इसको हम नए टर्म में क्या डिफाइन करते हैं। इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि बीएससी के 5th सेम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और उसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ साइंस या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जूलॉजी से, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जूलॉजी की एक ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल के या ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो ब्रांच क्या कही जाएगी? एम्ब्रियोलॉजी कही जाएगी। बायोलॉजी की या हम कहें जूलॉजी की वो ब्रांच जिसमें गैमेट फॉर्मेशन का स्टडी किया जाए, जिसमें गैमेट्स के फ्यूजन का स्टडी किया जाए, गैमेट्स फ्यूजन के साथ उस गैमेट्स के कंप्लीट डेवलपमेंट की स्टडी करने के साथ ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि अंग निर्माण के साथ हम उसकी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने की पूरी जो स्टडी करते हैं वो किस में करेंगे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। इसके साथ हम इसके अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि ऑर्गेनिज्म में अगर अनफर्टिलाइज्ड एग होता है तो उस अनफर्टिलाइज्ड एग की स्टडी करना और फर्टिलाइज्ड एग की स्टडी करना, उन दोनों से ऑर्गेनिजम्स का बनना, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने डेवलपमेंट कहा है या परिवर्धन कहा है। अब डेवलपमेंट में जाइगोट जो बनेगा उस जाइगोट में क्लीवेज भी होगा। क्लीवेज के बाद उन कोशिकाओं में या सेल्स में क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के बाद लास्ट में क्या होगा? ऑर्गेन फॉर्मेशन होंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। या इसको अदर टर्म्स में डिफाइन करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम दूसरे टर्म में डिफाइन करें तो इसको हम ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट भी कहेंगे, यानी कि एक जाइगोट से या एक गैमेट से जाइगोट बनना, जाइगोट से क्लीवेज के बाद उसकी ब्लास्टोला, मोरुला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला और ऑर्गेनोजेनेसिस सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाने की तक की पूरी प्रोसेस क्या कही जाती है? ऑन्टोजेनेसिस कही जाती है, या इसको हम ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहेंगे। हिंदी में कहें तो व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस पूरे टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है आपसे। अभी हम थ्योरीज एक एक करके थ्योरीज के बारे में देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट को लेकर जिन्होंने यहाँ पर इनिशिएट किया है। जैसे सबसे पहले हम फादर देखते हैं। फादर ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम कहते हैं एरिस्टोटल को। इनका ईयर रहेगा 384 से 322 BC तक का, और इनकी एक बुक है जनरेशन एनिमेलियम। इन्होंने जनरेशन एनिमेलियम बुक लिखी है, और एरिस्टोटल की थ्योरी ये थी कि हर एक मेल में उनके सीमन में प्रेजेंट होता है क्या? एक सीमन प्रेजेंट होता है उस, और फीमेल में जो फीमेल एट्रीब्यूट है उसको कैटिमेरिया कहते हैं। तो मेल और फीमेल के फ्यूजन से, यानी कि उनमें कुछ मटेरियल होता है, सीमन के और कैटिमेरिया के फ्यूजन से नए ऑर्गेनिज्म का या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये कहा था एरिस्टोटल ने सबसे पहले। एक और बुक है द ट्रिटीज ऑन एम्ब्रियोलॉजी, ये भी बुक है, ये भी एरिस्टोटल की ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एनाक्सिमेंडर आए थे। एनाक्सिमेंडर का क्या यहाँ कंटेंट था कि वो कह रहे थे, हमने एनाक्सिमेंडर के बारे में देखा कि सजीवों की उत्पत्ति नम जीवों से हुई है। ये भी सबसे पहले इन्होंने कहा था। एनाक्सिमेंडर ने क्या कहा था कि सजीवों की उत्पत्ति नम जीवों से हुई है।
फिर एरिस्टोटल, उसके बाद हम देखते हैं हेरोफिलस। हेरोफिलस ने क्या कहा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया क्या, ओवरी। ओवरी को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, हेरोफिलस ने किया। उसके बाद हम देखें विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या बोला कि ऑल एनिमल्स कम फ्रॉम एग। विलियम हार्वे ने सबसे पहले कहा था कि सारे के सारे एनिमल्स हैं वो किससे आए हैं, अंडे से आए हैं। और सबसे पहले ओवरी को ऑब्जर्व किया था हेरोफिलस ने। साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। और मानव शुक्राणु को देखा था ल्यूवेनहॉक ने देखा था सबसे पहले। बॉनेट ने अनिषेक जनन के बारे में बताया था और बेर ने स्तनधारी अंडे के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इसके बारे में तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी सही। अब थ्योरीज के बारे में देखते हैं, एक एक करके वन बाय वन हम सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन या पूर्व रचना का सिद्धांत, ये दिया था मेलपिगी ने और स्वामडम ने। मेलपिगी का नाम इम्पॉर्टेंट है, इनके साथ ही स्पेलेंजनी और स्वामडम भी याद रखने पड़ेंगे। 1628 से 1694 और इनका जो ईयर है वो 1637 से 80 तक का रहेगा। इन्होंने क्या कहा कि गैमेट जो होते हैं वो ह्यूमन की बॉडी में पहले से ही बन जाते हैं, प्री फॉर्म्ड हो जाते हैं, एक मिनी एम्ब्रियो के फॉर्म में एनिमल की बॉडी में पहले ही फॉर्मेशन हो जाते हैं। इस ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ पहले ही एनिमल की बॉडी में प्रिजर्व रहता है पहले से, जो कि होमनक्यूलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमनक्यूलस कहा जाता है। अगर ओविस्ट है यानी कि फीमेल बॉडी में है तो उसको ओविस्ट कहेंगे और मेल बॉडी में तो स्पर्मिस्ट कहेंगे। ये दो व्यू उन्होंने दिए। इनको जो समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपने अपने मत दिए कि ओविस्ट व्यू के मत करने वाले अलग वैज्ञानिक थे और स्पर्मिस्ट व्यू को मत करने वाले अलग वैज्ञानिक थे। तो ये थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। मेलपिगी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस या अनुजनन सिद्धांत, हिंदी में कहेंगे अनुजनन सिद्धांत। यहाँ पर क्या कहता है कि ये थ्योरीज दी थी कैस्पर फ्रेडरिच वुल्फ ने। ये वुल्फ का नाम याद रखना पड़ेगा, 1759। वुल्फ ने क्या बोला, अपनी एक पुस्तक है, एक बुक है थ्योरिया जनरेशंस उन्होंने पब्लिश की। थ्योरिया जनरेशंस पब्लिश की उन्होंने बुक। उन्होंने क्या कहा, नो प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो इनसाइड एग, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय ग्रैनुलर सब्सटेंस। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो पहले से बॉडी के अंदर बना हुआ नहीं होता, ना तो एग के अंदर होगा ना स्पर्म के अंदर होगा। तो प्रीफॉर्मेशन थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और क्या कहा कि कोई ओविस्ट व्यू और स्पर्मिस्ट व्यू जैसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होगा कि एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय ग्रैनुलर सब्सटेंस, यानी कि अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो किससे बनेगा, ह्यूमन की बॉडी में कोई ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है जिसको एपिजेनेसिस बोला, इसको एपिजेन बोला। तो उसी से क्या हो रहा है, कणिकीय पदार्थ से ही नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये उन्होंने किस में कहा, थ्योरिया जनरेशंस में कहा। तो ये थ्योरी उन्होंने दे दी, एपिजेनेसिस थ्योरी में किसने दी, कैस्पर फ्रेडरिच वुल्फ ने। ये दो थ्योरी हमने पढ़ी यहाँ पर। फिर हम आते हैं बेयर्स लॉ के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम देख रहे हैं यहाँ पर। केबी वॉन ने बेयर्स थ्योरी किसने दी, बेयर्स लॉ कैबी वॉन बेयर ने। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1792 से 1876 तक का इनका काल है। ईयर याद रहे न रहे लेकिन हमें साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट याद रखना है। इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, तुलनात्मक, या फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं। फादर ऑफ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हम कहते थे एरिस्टोटल को, लेकिन मॉडर्न वर्ड आ जाए तो हम कहेंगे किसको, हम कहेंगे बेयर को। अब इन्होंने क्या कहा, मॉडर्न जनरेशंस यानी कि मोर जनरल फीचर्स अपीयर फर्स्ट देन द मोर स्पेशल फीचर्स सेकेंडली। इन्होंने क्या बोला कि सामान्य लक्षण अधिक या सामान्यतः बहुत ही सामान्य लक्षण जो होते हैं वो तो जीव में पहले प्रकट हो जाते हैं या पहले दिख जाते हैं, और जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो बाद में दिखते हैं, सेकेंडली दिखते हैं।
तो प्राइमरी लेवल पर जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो पहले दिख जाते हैं और विशिष्ट लक्षण होते हैं वो बाद में दिखाई देते हैं। वो ये किसने कहा? वॉन बेयर ने कहा। उसके बाद हम देखते हैं बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ या पुनरावर्तन का सिद्धांत। पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हैक्कल ने दिया था। यहाँ पर हैक्कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मूलर का नाम साथ में अगर आता है ऑप्शन में तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हैक्कल या हीकल, जो भी प्रोनाउंस करें हम। तो बायोजेनेटिक लॉ या पुनरावर्तन का सिद्धांत भी देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहते हैं। बायोजेनेटिक लॉ को क्या कहते हैं? रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसको हिंदी में जाति आवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? जाति आवर्तन का सिद्धांत, रिकैपिचुलेशन थ्योरी। हिकल द्वारा दी गई है, आरपीसी में क्वेश्चन भी आ चुका है। 1868 ईयर रहेगा इनका। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट के समय प्राचीन लक्षण पहले प्रकट हो गए और विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट हो गए। बेयर के लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने समर्थन दिया। बेयर का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। और उन्होंने क्या कहा कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी कि जाति वृत्तीय लक्षण जो होते हैं वो फाइलोजेनी में रिपीट होते हैं। यानी कि किसी भी जाति वृत्ति अध्ययन करें, सभी जातियों के जीवों का अगर हम अध्ययन करें तो उन जाति के जीवों में क्या होता है, जब उनकी एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है तो उन एम्ब्रियो में उनकी सभी एम्ब्रियोनिक स्टेज एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि अगर हम मछली के भ्रूण का अध्ययन करें, अगर हम फ्रॉग के भ्रूण का अध्ययन करें, अगर हम मानव के भ्रूण का अध्ययन करें या बर्ड के भ्रूण का अध्ययन करें, सभी भ्रूण के अध्ययन में जब उनकी एम्ब्रियोनिक लेवल पर स्टडी की जाती है तो सभी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो समान दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये हमने कहाँ देखा? बायोजेनेटिक लॉ में देखा। रिकैपिचुलेशन थ्योरी या पुनरावर्तन का सिद्धांत, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं और ऑर्गेनिजम्स की ऑन्टोजेनी उनकी फाइलोजेनी में रिपीट होती है। ये किसने कहा? हिकल ने कहा। इसी को हमने रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहा या पुनरावर्तन का सिद्धांत कहा है। यानी एक टर्म में हम इसको, एक स्टेटमेंट में हम इसको याद रख सकते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है पेंजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। ये जो सिद्धांत है वो दिया डार्विन ने। डार्विन ने वैसे तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट में भी उन्होंने कुछ बात कही। उन्होंने क्या कहा कि एक वेरिएंट प्रेजेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। क्या प्रेजेंट होता है? एक वेरिएंट, एक पेंजेनेसिस प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा कि और नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। यानी सेल ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ माइन्यूट कॉपी ऑफ इट्स ओन। तो उसी को क्या बोला? उस कॉपी को क्या बोला? माइन्यूट कॉपी के बारे में जो बात कर रहे हैं उनको क्या कहा उन्होंने? पेंजेनेसिस कहा। सेल ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कोई कोशिका एक माइन्यूट कॉपी बनाती है अपनी, जो कि गैम्यूल्स कही जाती है। उसी गैम्यूल्स से क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है। तो ये थ्योरी किसने दी? डार्विन ने दी। इसे हम पेंजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी किस पर आधारित थी? बेस्ड ऑन द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये थ्योरी कही। यानी कोशिका सिद्धांत आने के बाद, जो कि रुडोल्फ विर्चॉफ ने तो बताया था और श्लेडेन-श्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि कुछ गैम्यूल्स ऐसे होते हैं, यानी कोई सेल्स ऐसी होती हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो कि ब्लड में फ्लो करके गोनाड्स तक जाती हैं और गोनाड्स से फिर एनिमल फॉर्मेशन करती हैं। तो ये किसने बोला? डार्विन ने कहा। इसके बाद हम देखते हैं जर्म लेयर कॉन्सेप्ट। जर्म लेयर कॉन्सेप्ट क्या है? ये दिया पेंडर और वॉन बेयर ने। उन्होंने 3 जर्म लेयर की थ्योरी दी। जैसे कि हर एक एम्ब्रियो में क्या होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर से फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये थी जर्म लेयर थ्योरी। उन्होंने फ्रॉग की जाइगोट में स्टडी करके ये थ्योरी दी थी। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होता है वो, यानी कि टिश्यू का और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किससे होता है? इन 3 जर्म लेयर से होता है। उसके बाद तो ये थ्योरी थोड़ी सी मानने लायक थी। इसके बाद आती है
जर्म प्लाज्मा थ्योरी, ये दी थी ऑगस्ट विजमान ने, सब जानते हैं लगभग इसके बारे में। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होता है, कुछ सोमेटिक सेल्स होती हैं और कुछ जर्म सेल्स होती हैं। तो एनिमल की बॉडी किन दो कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स, यानी कि कायिक कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं के द्वारा किसी भी जंतु की शरीर का निर्माण होता है। ये किसने बोला, विस्मान ने बोला, ऑगस्ट विस्मान ने। उसके बाद हम देखते हैं मोज़ेक थ्योरी। मोज़ेक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, विल्हेम राउक्स ने दी थी, विल्हेम राउक्स ने दी थी मोज़ेक थ्योरी। उन्होंने रेड हॉट निडल एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी भी कही जाती है इस थ्योरी को। उन्होंने क्या बताया मोज़ेक थ्योरी में कि डेवलपमेंट में सेल्स का डिफरेंशिएशन होना एक मेन फिनोमिनन है, कि किसी भी डेवलपमेंट में, किसी भी डेवलपमेंटल अवस्था में सेल्स का या कोशिकाओं का विभेदन होना या डिफरेंशिएशन होना उनका मेन घटना है, जिसके कारण वो पूरी कोशिका बनती है, वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है। उन्होंने फ्रॉग के अंडे के अंदर स्टडी करके बताया कि अंडे के कुछ क्षेत्र में, अंडाशय में कुछ विशिष्ट क्षेत्र में अंडाशय में बनते हैं कुछ एग। उन्होंने बताया कि मेढक के अंडे में एक्टिव पोलार यानी कि सक्रिय गोलार्ध से सिर और अक्रिय गोलार्ध से पश्च भाग बनता है। उन्होंने क्या बोला कि एग का जो एनिमल पोल होता है, उस एनिमल पोल से तो हेड बन रहा है और वेजिटल पोल से पोस्टीरियर पार्ट बन रहा है। और निषेचन के पूर्व यानी फर्टिलाइजेशन के पहले ही अंडाणु का पदार्थ जो है वो समांगी और अविभेदित रहता है। निषेचन के बाद इस पदार्थ की पूरी अरेंजमेंट हो जाती है और विदलन में इस प्रकार का पदार्थ अलग होता है और ब्लास्टुला में जब स्पेसिफिक टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, उसके लिए अलग अलग क्षेत्र क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। पहले से ही वो पैटर्न बन जाता है, इसीलिए इसको मोज़ेक कहा है। यानी कि क्लीवेज के पहले ही जब ब्लास्टुला स्टेज होती है, वो ब्लास्टुला स्टेज में सारे जो है स्पेस वो अलग 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 अपना पैटर्न निर्धारित कर लेते हैं कि इस पार्ट से किस ऑर्गन का निर्धारण होना है, इस पार्ट से किस ऑर्गन का निर्धारण होना है और इस पार्ट से किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होना है। तो ये एक मोज़ेक व्यवस्था उन्होंने कही कि इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है, डिजाइन पैटर्न बन जाता है, जिसको उन्होंने मोज़ेक थ्योरी कही राउक्स ने। फिर आती है ऑर्गेनाइजर थ्योरी। ऑर्गेनाइजर थ्योरी जो है उसे संगठन सिद्धांत भी कहते हैं। ये दिया था स्पीमान ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंस स्पीमान ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि एम्फीबियंस पर इन्होंने स्टडी किया था, एम्फीबियंस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या कहा कि डॉर्सल लीप ऑफ एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डॉर्सल लिप्स को क्या बोला उन्होंने, ऑर्गेनाइजर बोला, कि उसी ऑर्गेनाइजर से या उसी डॉर्सल लिप से पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये उन्होंने बोला। क्या कहा कि किसी भी एम्ब्रियो के अंदर एक टिश्यू जो होती है उसको एक अपने विशिष्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको इंड्यूस करेगा, या उस इंड्यूस करने वाले पार्ट को हमने क्या बोला, ऑर्गेनाइजर बोला। नहीं, ऑर्गेनाइजर क्या करता है, अपने पास वाली सेल्स को अपने समान फंक्शन करने के लिए इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, और इससे ही पूरी सेल्स क्या करेंगी, सेम फंक्शन करेगी और उससे एक नया एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइडेशन होना, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करने के लिए वो क्या करेगी, ऑर्गेनाइजर जो है वो क्या करेगा, इन सभी अपने आसपास की सेल्स को इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला, और फ्रॉग में ये करने वाला पार्ट क्या कहा जाता था, डॉर्सल लिप होता है, इसीलिए डॉर्सल लिप को क्या बोला, ऑर्गेनाइजर बोला है। यानी सब चीज़ों को वो क्या कर रहा है, अपने पास की सेल को डिवाइड होने के लिए इंड्यूस कर रहा है। तो डॉर्सल लिप ऑफ एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सारी प्रक्रियाओं को क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा, कौन, यानी इंड्यूस करेगा, कौन, डॉर्सल लिप। उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेटिव थ्योरी। एक होती है रेगुलेटिव थ्योरी या नियमनकारी सिद्धांत भी। ये किसने दी थी, जर्मन वैज्ञानिक ड्रिश ने दी थी 1891 में। ये थ्योरी है नियमनकारी थ्योरी, रेगुलेशन।
इन्होंने क्या बोला, सी अर्चिन में स्टडी किया था। नियमनकारी सिद्धांत में ड्रेश ने क्या किया था, सी अर्चिन में स्टडी किया था। और सी अर्चिन में स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य होती है। यानी कि इनिशियल स्टेज में ही हर एक सेल में, इनिशियल स्टेज में जैसे ब्लास्टुला है तो ब्लास्टुला की हर सेल में क्या होगा, एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की, एक कंप्लीट भ्रूण या एनिमल बनाने की क्षमता रहेगी। ये कौन कह रहा है, रेगुलेटिव थ्योरी या ड्रिश कह रहे हैं। फिर आती है ग्रेडियंट थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत। ये दी थी बॉवेरी ने और चाइल्ड ने। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी एग के एक्टिव पोल में और वेजिटल पोल के बीच में मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट होता है जो कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। यानी एक्टिव पोल और जो वेजिटल पोल होते हैं यही दोनों क्या करेंगे, पूरे एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर को निर्धारित करेंगे। और जब मेटामॉर्फोसिस होता है या जब अंडाणु में संरचना विकास होता है तो उसके लिए दोनों ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। यानी कि एक्टिव पोल और वेजिटल पोल ये दोनों का उपस्थित होना ज़रूरी है। और एक्टिव पोल से सक्रिय प्रवणता धीरे धीरे अक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ेगी, यानी कि वेजिटल पोल की ओर बढ़ेगी। और वेजिटल पोल से अक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ेगी, यानी कि जब क्लीवेज होगा तब यहाँ पर योक की प्रेजेंस होती है और योक एक्टिव से वेजिटल पोल की ओर जाएगा, वेजिटल पोल से एक्टिव पोल की ओर जाएगा। तो जहाँ पर योक की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर क्लीवेज नहीं होता। यही ग्रेडियंट थ्योरी है। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ब्रांचेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लासिकल या डिस्क्रिप्टिव ब्रांचेस, इसका समर्थन किसने किया था, एरिस्टोटल ने और फेब्रिकस ने और हार्वे ने किया था। फिर एक्सपेरिमेंटल थ्योरी किसने दी थी, विजमान ने दी थी और राउक्स ने दी थी, हमने अभी देखा। फिर कंपैरेटिव बायोलॉजी हैकल और बेयर हैं साइंटिस्ट, और टेराटोलॉजी भी इसकी एक ब्रांच है। उसके बाद केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। तो ये सब क्या है, ब्रांचेस हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना ही इनफ है। फिर हम देखते हैं कि विश्लेषक एम्ब्रियोलॉजी या एनालाइटिक एम्ब्रियोलॉजी के समर्थक कौन है, मॉर्गन है। 1919 में उन्होंने दी थी। इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके स्टडी की थी। जेनेटिक जो क्रोमोसोम होते हैं डीएनए में, या जेनेटिक जो गुण है, आनुवांशिक गुण है, उसको डीएनए में स्टडी किया था। किसमें किया था, ड्रोसोफिला में स्टडी किया था। तो ये अभी हमने देखा, पूरा फर्स्ट चैप्टर अपना यहाँ पर कवर हो चुका है कि एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो हिस्ट्री थी वो हमने देखी, उसके साथ हमने उनकी ब्रांचेस के बारे में देखा। तो ये सारी हिस्ट्री जितने भी थ्योरीज हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। उसमें से ऑर्गेनाइजर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जर्म प्लाज्मा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जर्म लेयर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, एपिजेनेसिस थ्योरी, बेयर लो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग मेम्ब्रेन या एग एनवलप के बारे में। तो एग जो है वो फीमेल गेमेट है और ये अगुणित होता है। हमें पता है कि जितने भी गेमेट्स होते हैं, जो भी फीमेल मेल जो भी गेमेट्स हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। सप्लाई हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये हैप्लॉइड सेट का एक क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम का एक सेट होता है, सॉरी, संपूर्ण कोशिका द्रव्य में भी और भ्रूण में भी पाया जाता है। इसका जो साइज़ होता है, अगर माउस एक का देखें तो 0.06 और ऑस्ट्रिच का देखें तो 85 mm होता है। फिर शेप देखें, अगर एग की स्टडी करें तो स्फेरिकल हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, नॉर्मली इंसेक्ट में इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, मैगजीन और गेनोइड फिशेस जो होती हैं इन दोनों में ओवल शेप होता है। फिर हम देखते हैं एग की स्ट्रक्चर के बारे में। ये देखते हैं, ये एग है, उसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है। फिर इसको ओप्लाज्म कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसे हमने ओप्लाज्म कहा है। और इसके ये वाली जो लेयर है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ब्लैक कलर से बनाई है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंडे की। और जो ब्लू कलर से बनाई है वो क्या है, प्री वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है। और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, अवकाश है, उसे प्री वाइटेलाइन स्पेस कहा है। उसके बाद जो रेड कलर की जो यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है। ये फॉलिकुलर सेल्स द्वारा बनती है। अभी हम देखते हैं ये सेल्स कैसे बनती हैं, फॉलिकुलर सेल्स है। ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है। और ये हमने देखा
किसी भी एग की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसी भी एग के लिए बाहर जो कवरिंग होती है, जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, वो कितने तरह का होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी या प्राथमिक झिल्ली जो होती है वो कौन बनाती है? स्वयं अंडाणु द्वारा बनती है। ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, आरपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन किससे बनेगी? अंडाणु से बनती है। प्राथमिक झिल्ली किससे बनती है? अंडाणु से बनती है। प्राथमिक झिल्ली किससे बनती है? अंडाणु द्वारा स्त्रावित होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला के बाहर, यानी अंडाणु की जीव द्रव्य कला के बाहर, अंडाणु और पट्टिका कोशिकाओं के बीच में होती है। कहाँ होती है? अंडाणु की जीव द्रव्य कला के बाहर और अंडाणु व पट्टिका कोशिकाओं के बीच में होती है। सिक्रेटेड बाय ऊप्लाज्म के द्वारा, अंडाणु के द्वारा सिक्रेट होती है और अंडकला के बाहर की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। किससे होती है? अंडकला के बाहरी कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है हम देख लेते हैं। पहली है, इसके जो टाइप्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एग कवरिंग होती है, सब में पाई जाती है, सार्वत्रिक है। फिर फाउंड इन ऑल एग्स, यानी सभी जीवों में, सभी अंडों में क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर फाइब्रस प्रोटीन का जमाव होता है। पहले यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड से जमाव था, इसमें किसका जमाव हो जाता है? फाइब्रस प्रोटीन का जमाव होता है। फिर हम देखते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। सेकेंड कौन सी अपने पास है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, पीतक कला। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो जीव द्रव्य कला के बाहर पाई जाती है। जीव द्रव्य कला के यानी कि ये वाली, इसके बाहर हमने कौन सी देखी? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या पीतक कला देखी। ये किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। और अंडे जिनमें पीतक अधिक मात्रा में होता है उन वो कौन कौन से हैं? इंसेक्ट हैं, फिर एकाइनोडर्मेटा हैं, बर्ड्स हैं, मॉलस्का हैं, एम्फीबिया हैं। इन सब में क्या होता है? पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये भी सब किसके बने? तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रस प्रोटीन इसमें भी पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। पीतक कला का काम क्या है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करना। किसका काम है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का काम है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? यॉक फॉर्मेशन। और ये यॉक फॉर्मेशन क्या करेगा? इन अंडों के अंदर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पीतक का प्रेजेंट होना, जो कि किसी भी एग के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। फिर थर्ड हम देखते हैं कोरियन। कोरियन जो है वो लोअर कॉर्डेट्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लोअर कॉर्डेट्स में पाई। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं कि सभी जीवों में सभी लेयर नहीं पाई जाती, किसमें कौन सी लेयर पाई जाती है वो हमें ध्यान रखना है। तो प्राथमिक एक मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में पाई जा रही है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन किस में होती है? जो जिनमें कि ऐसे एक जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यॉक की ज़रूरत हो, जैसे कीटों के अंडे हैं, इकाइनोडर्मेटा के हैं, बर्ड्स के हैं, मोलस्का के हैं, एम्फीबिया के हैं। इन सब में क्या पाया जाएगा? पीतक की कला पाई जाएगी। फिर कोरियन कला किसमें पाई जाएगी? जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या पाई जाएगी? कोरियन पाई जाएगी। जैसे फिशेज हैं, स्टाइला है, ये भी स्टेला फिशेज है, ये भी फिश का ही टाइप है। तो इनमें क्या पाया जाएगा? कोरियन पाई जाती है। फिर हम देखते हैं थर्ड हो गया। फोर्थ है जोना रेडिएटा। इसको अरांकित आवरण भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा किसमें पाई जाएगी? शार्क में, बोनी फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। इन जीवों के अंडाणु की या ओवम के जीव द्रव्य कला के बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे अरांकित आवरण कहते हैं। अरांकित आवरण कहते हैं। और इन पर बहुत सारे माइक्रो जो होते हैं प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। मछलियों में अरांकित आवरण में पोर होता है और इन्हें माइक्रोपाइल कहते हैं। मछलियों में पोर होता है, इन्हें माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये कैसे होती है? डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंडीशन, इनर साइड वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको रेडिएटा कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली सतह, अगर अंदर वाली सतह है, दो है, यानी दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही हैं, तो अंदर वाली सतह कौन सी होगी? जोना रेडिएटा कही जाएगी, अरांकित कहते हैं। और इसमें मछलियों के अंडों में क्या होता है? एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा किसमें पाई जाएगी? ये मैमल के अंडर में पाई थी। तो इंपॉर्टेंट है किस किस में। उदाहरण हमें याद रखने हैं। केवल और केवल किस में पाई जाएगी? ओनली इन मैमल्स, केवल स्तनधारियों में यह पाई जाती है।
तो अभी हमने देखा ज़ोना पेलोसिडा ही किसमें पाई जाएगी, इसको पारदर्शी आवरण भी कहते हैं, केवल और केवल स्तनधारी के अंडाणु में पाई जाती है और इनका निर्माण अंडाणु और पुटिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। किससे हो रहा है इनका निर्माण? अंडाणु के द्वारा और पुटिका फॉलिकल सेल्स के द्वारा हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण किससे हो रहा है? स्वयं अंडाणु द्वारा होता है। तो हमें हर एक पैटर्न के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि प्राथमिक अगर किसी की बात हो रही है तो प्राथमिक लेयर का फॉर्मेशन किससे होगा, चाहे वो ज़ोना पेलोसिडा हो, चाहे ज़ोना रेडिएटा हो, चाहे कोरियन हो, चाहे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हो, चाहे जेली एनवलप हो, सभी का निर्माण किससे हो रहा है? अंडाणु से हो रहा है और फॉलिकल सेल से होता है। अब हम देखते हैं, ये हम डायग्राम देख सकते हैं इसका, यहाँ माइक्रोवेलाइज होते हैं और डेस्मोसोम्स कहते हैं इन प्लेस को, जो प्लेस बन जाता है इन दोनों के बीच में, ये माइक्रो प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। और ये ज़ोना पेलोसिडा है, अंदर धसी हुई ज़ोना पेलोसिडा, और केवल किस में पाई जाती है? मेमल में पाई जाती है। फिर हम देखते हैं जेली एनवलप। जेली एनवलप क्या है? नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है और आउटसाइड वाइटलाइन मेम्ब्रेन, यानी किसके बाहर है? वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर। यानी कि किसमें, इसमें जिसमें जो जेली एनवलप होगी उसके अंदर क्या होगा? वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी होगी, यानी कि इकाइनोडर्मेटा में, फिर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में, उन सब में क्या पाया जाएगा? जेली एनवलप पाया जाएगा। जेली एनवलप की बात हो रही है, जेली कोट भी पढ़ेंगे वो अलग है, ये जेली एनवलप है। तो ये जेली आवरण है, किसमें होगा? नॉन लिविंग आउटर मेम्ब्रेन है और किसमें पाई जाएगी? आउटसाइड वाइटलाइन मेम्ब्रेन और एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स में ये देखी जाती है। एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया प्राइमरी एक मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन के बारे में। सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन, इसका जो स्त्राव होता है वो किससे होता है? बाय फॉलिक्यूलर सेल्स, पुटिकीय कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। कौन? सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? इनका नेचर थोड़ा टफ होता है और इम्परमिएबल होती है, यानी कि अंदर अपने अंदर कुछ भी अलाउ एकदम से नहीं करती हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल परमिएबल होती है ये, और ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है। अब इसके पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले टाइप है कोरियन और दूसरा है कोरोना रेडिएटा। वो क्या थी? कोरोना ज़ोना रेडिएटा थी, ये है कोरोना रेडिएटा। कोरियन जो है वो आउटर कवरिंग है और स्पर्म की एंट्री में हेल्प करता है। वन और मोर माइक्रोपाइल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसे केवल एक ही स्पर्म की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये जो लेयर है वो एक स्पर्म आने के बाद दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं देता। अब किस किस में पाई जाएगी? इंसेक्ट में पाई जाएगी, एसिडियन में पाई जाएगी और साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं मिक्सिन जैसे उनमें पाई जाती है। तो इंसेक्ट में काइटिनस कवच बनाती है, एसिडियन में कोरियन होती है और साइक्लोस्टोम्स में भी कोरियन प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कोरोना रेडिएटा। ये किस में पाई जाती है? भी सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, मेमल्स में ही पाई जाती है। तो ये अराउंड ज़ोना पेलोसिडा, यानी किसमें, किसके बाहर होगी? ज़ोना पेलोसिडा के बाहर होती है। जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन उसके बाहर कौन होती है? कोरोना रेडिएटा केवल स्तनधारियों में, मेमल एग में मिलती है। थर्ड है, दो ही हैं इसके पास। उदाहरण हम देखें तो कीटो के अंडों के कवच में काइटिन का कवच पाया जाता है, जो कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है और आ सकता है। फिर वर्टिब्रेट्स में देखें तो साइक्लोस्टोमेटा में, हर्डमेनिया में, जो कि एक एसिडियन है, उनके अंड में पाई जाने वाली जो जरायु या कोरियन होती है वो भी किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेम्ब्रेन का टाइप है। फिर स्तनधारियों की अरियकेरेट या ज़ोना कोरोना रेडिएटा जो है वो भी क्या है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। ये तो हमने देख लिया क्या? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं टर्शरी एग मेम्ब्रेन, तृतीयक झिल्लियाँ। ये किससे सिक्रेट होती हैं? प्रोड्यूस्ड बाय ओविडक्ट, ओविडक्ट से सिक्रेट होती हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं। वाइट एल्ब्यूमिन, श्वेतक बोलते हैं। अब वाइट एल्ब्यूमिन में 85% तो वाटर होता है और 15% क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो कि एल्ब्यूमिन होता है। ये आउटसाइड वाइट लाइन मेम्ब्रेन, किसके बाहर रहेंगी ये वाइट एल्ब्यूमिन? वाइट लाइन मेम्ब्रेन, यानी कि ये किस में पाई जाएगी? सीधी सी बात है कि जिसमें वाइट लाइन मेम्ब्रेन हो। वाइट लाइन मेम्ब्रेन किस में होती है? जिसमें कि योग की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सिर्फ सब में वाइट एल्ब्यूमिन नहीं होगा, सिर्फ इंसेक्ट्स में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, जिसमें कि यॉक बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं में क्या पाया जाएगा? वाइट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहेगा। फिर हम देखें कि 3 लेयर होती हैं, इनर, मिडल और आउटसाइड, 3 में प्रेजेंट होती हैं ये एल्ब्यूमिन।
तो इनर जो होती है वो तो लेस डेंस होंगी, मिडल होती है वो डेंस होगी, और आउटसाइड वाली होगी वो भी लेस डेंस होंगी। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है इस वाइट एल्ब्यूमिन का। एग्जाम्पल देखें तो एग ऑफ हैन यानी कि मुर्गी के अंडे में प्राथमिक अंड कला के बाहर इलास्मोमेरिंक में और शार्क रेज में हॉर्नी अंड यानी कि हॉर्नी कैप्सूल में प्रेजेंट रहेगी, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगी। सेकेंड टाइप देखें शेल मेम्ब्रेन, कवच कलाएं किस में बनेंगी, हैन में और पक्षी में, प्रोटोथेरिया में, है ना। और किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन की, और इसके चारों ओर एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है और ये ब्लंट इसका एंड होता है, और इनमें एयर सेक यानी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वायु कोश इसमें प्रेजेंट होते हैं। केराटिन का होगा यानी कि हार्ड शेल कवरिंग होगी। अब हम देखते हैं थर्ड शेल। शेल ये किसका बना होगा, ये कवरिंग, ये टर्शरी का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट का ये लेयर रहेगी, जो कि स्थलीय जितने भी जंतु हैं उनमें क्या पाया जाएगा, उनमें जो टर्शियर एग मेम्ब्रेन वो होगी किसकी होगी, शेल की बनी होगी। जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो अपने अंडे जमीन पर देते हैं, उनमें कवच किसका पाया जाएगा, शेल का पाया जाएगा, यानी तृतीय कंडझिल्ली का टाइप क्या होगा, शेल। और इनके अंडे के अंदर 7,000 लगभग पोर या छिद्र होते हैं, और 10,000 तक के, यानी 7,000 से लेकर 10,000 तक के छिद्र हो सकते हैं, क्योंकि इनको ब्रीद करने के लिए ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं जेलिकोट, फोर्थ अपना टाइप है जेलिकोट। ये किस में देखा जाएगा, फ्रॉग में, एम्फीबियन के अंडों में जिलेटिनस कवरिंग जो होती है, अंडे जो होते हैं उसके चारों ये जिलेटिनस कवरिंग जो होती है वो क्या कही जाती है, जेलिकोट कही जाती है। जबकि जेली एनवलप हमने कहाँ देखा था, इनवर्टिब्रेट्स में देखा था, जबकि वर्टिब्रेट्स में और एम्फीबियन में स्पेशली हम क्या देखते हैं, जेली कोट देखते हैं, जो कि किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स का बना होता है। फिर हम देखते हैं मरमेड पर्स, ये इंपॉर्टेंट है। मरमेड पर्स किस में होता है, ये भी टर्शरियर का एग्जाम्पल है, जो कि स्कॉलियोडोन फिश हम जब पढ़ते हैं, डॉग फिश जो कि हम वर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं कॉन्ट्रेक्टीज में। अब हम देखते हैं ये कैसी होती है, हार्ड शेल ग्लेंड होती है, जो कि 4 ट्विस्टेड होती है, फिलामेंट्स निकले रहते हैं इसमें, इसके चारों ओर से एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके चारों ओर से ऐसे फिलामेंट निकले रहते हैं, इसको हम कहते हैं पाउच। ये क्या है, पाउच है, इसका ब्रूड पाउच है फिश का, इसको मरमेड पाउच पर्स भी कहते हैं, स्क्वालिडोन में ही होता है स्पेशली ये, और अंडे से अटैच्ड रहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है चिलोसेलियम, ये भी डॉग फिश का ही स्पीशीज है, इसमें सेलियम शार्क जो है, इनमें मरमेड पाउच पाया जाता है। और मरमेड पाउच किसका बना होता है, रेक्टेंगुलर शेप का एक पर्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और ये किसकी बनी होती है, टर्शियर एक मेम्ब्रेन का एक टाइप है। तो अभी हमने देखा कि एक मेम्ब्रेन एक एनवलप के बारे में पूरी हमने स्टडी की। आगे हम देखेंगे पैटर्न्स ऑफ एग। एग का हम पैटर्न्स देखेंगे, एग का क्लासिफिकेशन देखेंगे चारों बेसिस के आधार पर। अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।